एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस वक्त शायद रात के 11 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था। समीना शारिक के करीब ही लेटी हुई थी। दफतन वो एक झटके से उठकर बैठ गई। शारिक ने उसकी तरफ देखा, पूछा क्या हुआ। समीना सीने पर हाथ रखते हुए बोली, दिल घबरा रहा है, सांस घुट रही है। शारिक ने कहा, चलो बाहर लॉन में चलते हैं, ताजा हवा में तबीयत संभल जाएगी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बरामदे में खड़े रहे, फिर लॉन में आकर टहलने लगे। हवेली के मुहाफिजों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अगर किसी ने उन्हें देखा भी था तो टोका नहीं था। शारिक ने इशारा किया, वो सामने समंदर में कुछ रोशनियां देख रही हूँ, मेरा ख्याल है कोई जहाज है, चलो जेटी की तरफ चलते हैं। वो लोग चबूतरे पर चढ़कर जेटी के प्लेटफॉर्म पर आ गए और पुरानी लॉन्च के करीब पहुंचकर रुक गए। वो लोग समंदर में तैरती हुई उन रोशनियों को देख रहे थे जो बहुत दूर से दाएं से बाएं जाती हुई नजर आ रही थी। दफतन अपने अकब में आहट सुनकर शारिक चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसके सर पर किसी वजनी चीज से जरब लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी। वो तेवरा कर गिरा। शारिक को आखिरी आवाज जो सुनाई दी थी वो समीना की चीख थी, और उसके बाद शारिक का जहन तारीकी में डूबता चला गया। चीखों की आवाज सुनकर वो दोनों गड़बड़ा कर उठ गए। डिकोस्टा नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसी आवाज थी, कौन चीखा था। नौलखे के मुंह से बेख्तियार निकला, समीना। ये समीना के अलावा और किसी की आवाज नहीं हो सकती। वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। डिकोस्टा ने भी अपनी जगह से उठने में देर न लगाई। उन दोनों ने बैक वक्त दरवाजे से निकलने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आपस में टकरा गए। नौलखा तो संभल गया, मगर डिकोस्टा उसकी टक्कर से दीवार से टकरा गया। उसका सर दरवाजे की चौखट से लगा। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई और वो दोनों हाथों से सर को पकड़े नीचे झुकता चला गया। नौलखे ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया, बोला, संभल के भाई डकोटा, उठो, जल्दी करो। डिकोस्टा को अच्छी खासी चोट लगी थी। वो एक हाथ से सर सहला रहा था। चीख की आवाज एक बार फिर सुनाई थी, लेकिन इस मर्तबा आवाज बहुत दूर की थी। उसके साथ ही किसी मोटर बोट के इंजन की फटफट की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो दोनों बरामदे से निकलकर जेटी की तरफ दौड़ने लगे। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों इधर उधर देखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दफतन नौलखा किसी चीज से टकराया। उसने संभलने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा कर गिर गया। वो उस चीज को टटोल कर देखने लगा जिससे टकरा कर गिरा था, और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो एक इंसानी जिस्म था। नौलखे ने जेब से माचिस निकाल कर दिया सलाई रोशन की। दिया सलाई की जर्द रोशनी में शारिक का चेहरा देखकर वो बुरी तरह बदहवास हो गया। डिकोस्टा भी उसके करीब पहुंच गया। शारिक को देखकर वो भी बदहवास हो गया था। वो बेहोश था। नौलखे की उंगलियों में जलती हुई दिया सलाई बुझ गई। उसने दूसरी दिया सलाई जलाई और अब उसे शारिक के सर से बहता हुआ खून भी नजर आ गया। नौलखा उसे कंधे से झंझोड़ने लगा। शारिक बाबू होश में आओ। मगर शारिक होश में ना आया। नौलखा अपनी जगह से उठते हुए बोला, डकोटा, तुम इसे संभालो, मैं समीना को तलाश करता हूँ। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। उनकी मोटर बोट गायब थी और बैरियर वाला पाइप भी ऊपर उठा हुआ था। उसने तारीकी में इधर उधर देखते हुए पुकारा, समीना बीबी, तुम कहाँ हो? लेकिन जवाब में कोई आवाज सुनाई न दी। नौलखा कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। डिकोस्टा शारिक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वाजा रहीम बख्श की आवाज सुनाई दी। कौन है उधर? क्या हो रहा है उधर? नौलखा उठकर खड़ा हो गया। रहीम बख्श इमारत के दाएं तरफ वाले बरामदे में खड़ा था। उस तरफ जलने वाले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल भी नजर आ रही थी। नौलखे ने उसे पुकारा, ओए वाजा, इधर आ, मैं तेरा बाजा बजाता हूँ, आके देख ये क्या हो गया है। वाजा रहीम बख्श निगाहों से ओझल हो गया। कुछ देर के बाद जेटी वाले एरिया में भी 2 बल्ब रोशन हो गए। रोशनी होते ही नौलखा फिर शारिक के करीब बैठ गया। उसके सर के पिछले हिस्से पर चोट थी। सर के बाल और गर्दन खून आलूद थी। वो उसके सर और जिस्म के दूसरे हिस्से को टटोल कर देखने लगा। चोट सिर्फ सर में लगी थी। जिस्म के किसी और हिस्से पर बज़ाहिर कोई और निशान नजर नहीं आ रहा था। नौलखे को समझने में देर नहीं लगी कि ये चोट गिरने से नहीं आई थी, बल्कि शारिक के सर पर किसी चीज से जोरदार जर्ब लगाई गई थी। तभी रहीम बख्श की आवाज आई, ये क्या हुआ, कौन है ये? उसकी आवाज सुनकर नौलखे ने घूमकर उसकी तरफ देखा। बोला, ये अपना शारिक बाबू है।
थोड़ी देर पहले हमने समीना के चीखने की आवाज सुनी थी। यहाँ आए तो शारिक बाबू यहाँ बेहोश पड़ा था, समीना बीबी का कुछ पता नहीं है और हमारी मोटर बोट भी गायब है। रहीम बख्श के लहजे में हैरत थी। बोला, क्या बोलता पड़ा है वाजा? नौलक्खे ने उसके लहजे की नकल उतारी। मैं ठीक बोलता पड़ा हूँ, कोई समीना को अगवा करके ले गया है। और यहाँ की बत्तियां क्यों बुझी हुई थी? हालांकि यहाँ रात भर बत्तियां जलती रहती थी। रहीम बख्श ने कहा, मुझे पता नहीं किसने बुझाई थी, मगर वो कौन लोग थे? समीना को क्यों उठाकर ले गया है? कौन लोग थे वो? नौलक्खे के लहजे में तलखी आ गई। बोला, अगर ये पता होता तो हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठे होते। वो लोग समीना को मोटर बोट में ले गए हैं, उनका पीछा करो। रहीम बख्श के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। वो शारिक की तरफ देखने लगा। क्या ये? वो हकला कर रह गया। नौलक्खे ने कहा, बेहोश है, मरा नहीं है। वाजा रहीम बख्श ने कहा, इसको उधर कमरे में ले चलो, होश में लाओ और पूछो वो कितने लोग थे। नौलक्खे ने जवाब दिया, वो इसके रिश्तेदार नहीं थे जिन्हें ये पहचानता हो। पता नहीं वो कौन थे। अगर उनका पीछा न किया गया तो वो समीना को लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे। रहीम बख्श बोला, तुम लोग इसे लेकर कमरे में चलो, मैं भी आता हूँ। ये कहता हुआ वो इमारत की तरफ दौड़ गया। नौलक्खा और डिकोस्टा ने बेहोश शारिक को उठाया और उसे कमरे में लाकर लिटा दिया। थोड़ी ही देर के बाद रहीम बख्श भी पहुंच गया। उसके साथ मोहम्मद दीन और लंबा तड़ंगा सज्जाद भी था। वो दोनों हैरत से शारिक को देख रहे थे। रहीम बख्श ने कहा, मोहम्मद दीन, तुम इसे होश में लाओ और सर के जख्म पर दवाई भी लगा दो। और सज्जाद, तुम मेरे साथ आओ। चलो नौलक्खा। वो तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए जेटी पर आ गए। रहीम बख्श ने सफेद लॉन्च का जेटी के हुक से बंधा हुआ रस्सा खोला और वो तीनों लॉन्च पर आ गए। रहीम बख्श व्हील कैबिन में आ गया। उसने लॉन्च की बत्तियां जलाईं और फिर इंजन स्टार्ट करने लगा। एक ही मर्तबा बटन दबाने से इंजन स्टार्ट हो गया। रहीम बख्श ने करीब खड़े हुए नौलक्खे की तरफ देखते हुए कहा, यह लॉन्च वाजा मुल्ला बशीर पंजगोरी के जाती इस्तेमाल के लिए है। इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, हमारे पास कोई और बोट वगैरह भी नहीं है। एक दो मर्तबा आगे पीछे हरकत देने के बाद लॉन्च का रुख खाड़ी के दहाने की तरफ हो गया। वो बड़ी महारत से लॉन्च को खाड़ी से निकाल लाया। रहीम बख्श ने नौलक्खे की तरफ देखते हुए पूछा, वो लोग किस तरफ गए थे? देखा था तुमने? नौलक्खे ने इशारा किया। देखा तो नहीं था, लेकिन बोट की आवाज उस तरफ से आई थी। रहीम बख्श ने समंदर में आने के बाद लॉन्च का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। लॉन्च साहिल से तकरीबन 100 गज के फासले पर हल्की रफ्तार से चलती रही। उस तरफ साहिल का वही इलाका था जहां उस रात वो लोग साहिल पर उतरे थे और बोट चट्टानों में छोड़ दी थी। रहीम बख्श ने कहा, साहिल की तरफ देखते रहो, अगर वो बोट कहीं नजर आ जाए तो बता देना। नौलक्खा व्हील कैबिन से निकलकर अरशे पर आ गया। सज्जाद पहले ही अरशे की रेलिंग के करीब खड़ा था। उसके दाएं हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। नौलक्खा भी दोनों हाथ रेलिंग के पाइप पर जमा कर खड़ा हो गया। लॉन्च के चारों तरफ सर्च लाइटें लगी हुई थी, जिनकी रोशनी खासी तेज थी। साहिल की ये चट्टानें उस रोशनी में साफ नजर आ रही थीं। नौलक्खा गहरी नजरों से साहिल की तरफ देख रहा था। लॉन्च कभी साहिल के बहुत करीब आ जाती और कभी दूर हट जाती। रहीम बख्श उस साहिल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो इसी हिसाब से लॉन्च को कभी साहिल के करीब ले जाता और कभी दूर ले जाता। वो चट्टानें अब बहुत पीछे रह गई थीं, जहां उस रात वो लोग साहिल पर उतरे थे। अब साहिल के साथ साथ गुंजान झाड़ियों का सिलसिला था और उनसे आगे खासी दूर बंदरगाह की रोशनियां नजर आ रही थीं। नौलक्खे को यकीन था कि वो लोग समीना को लेकर बंदरगाह की तरफ नहीं गए होंगे, बल्कि उससे पहले ही किसी जगह साहिल पर उतर गए होंगे। इसलिए नौलक्खा बड़ी तवज्जो से साहिल की तरफ देख रहा था कि शायद कहीं वो मोटर बोट नजर आ जाए। और बिलाखिर वो चीख पड़ा, रोको लॉन्च, रोको वाजा। रहीम बख्श ने उसकी आवाज सुन ली। लॉन्च चंद गज आगे जाकर रुक गई। रहीम बख्श कैबिन से निकलकर उसके करीब आ गया। नौलक्खे ने इशारा किया, वो उधर झाड़ियों में। मुझे यूं लगा था जैसे वहां गुंजान झाड़ियों में कोई कश्ती छुपी हुई है। रहीम बख्श गौर से उस तरफ देखने लगा। उस जगह साहिल उमूदी किनारे की तरह था और गुंजान झाड़ियां फैली हुई थीं। रहीम बख्श ने कहा, मेरा ख्याल है वहां कोई चीज मौजूद जरूर है। सज्जाद, रबर की कश्ती उतारो और तुम दोनों वहां देख कर आओ। सज्जाद ने रबर की कश्ती पानी में उतार दी। उसमें सिर्फ 2 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। रस्सी की सीढ़ी के जरिए सज्जाद और नौलक्खा कश्ती में उतर आए। सज्जाद ने अपनी राइफल अपने पैरों के करीब रख ली और चप्पुओं की मदद से कश्ती को चलाने लगा। प्लास्टिक के ये चप्पू खासे मजबूत थे। झाड़ियां वहां से तकरीबन 50 गज दूर थीं। नौलक्खा गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। दफतन वो चीख उठा, वो उस तरफ। उसने इशारा किया, वो कश्ती ही है, यकीनन वही मोटर बोट है। सज्जाद ने उसके इशारे की तरफ देखा और कश्ती का रुख उस तरफ मोड़ दिया। वो मोटर बोट ही थी जो गुंजान झाड़ियों में छुपी हुई थी। कश्ती बोट के करीब पहुंचकर रुक गई। वो दोनों मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। उन्हें झाड़ियों के दरमियान एक तंग सा रास्ता नजर आ गया जो 45 दर्जे का जाविया बनाता हुआ ऊपर की तरफ चला गया था। ये रास्ता उस भुरभुरी चट्टान को काट कर बनाया गया था। सज्जाद कश्ती को उस रास्ते के करीब ले गया। कश्ती से मुंसलिक नायलॉन की रस्सी का सिरा उसने एक झाड़ी की शाख से बांध दिया और राइफल उठाकर बड़ी एहतियात से उस कटाव पर चढ़ गया।
चंद सेकंड के बाद नौलक्खा भी उसके करीब मौजूद था। वो दोनों कटाव पर चढ़ते हुए ऊपर आ गए। तकरीबन 15 फुट ऊपर वो मुसत्तेह जगह पर पहुंच गए। उनके चारों तरफ झाड़ियां थीं। वहां झाड़ियों में चलते हुए चंद कदम आगे जाकर रुक गए। ये जगह कदरे साफ थी। सज्जाद राइफल को दोनों हाथों में संभाले इधर उधर देख रहा था और नौलक्खा इस तरह नथने फुला और पिचका रहा था जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हूं। नौलक्खे ने कहा, तुम बू महसूस कर रहे हो? पेट्रोल की बू? सज्जाद ने कहा, हाँ महसूस तो हो रही है। मेरा ख्याल है कुछ देर पहले तक यहाँ कोई ऐसी गाड़ी मौजूद थी जिससे पेट्रोल के कतरे टपक रहे होंगे। नौलक्खा चंद कदम और आगे बढ़ गया। फिर वो दफतन चीख उठा, वो देखो, कोई गाड़ी खड़ी है। वो दोनों दौड़ते हुए झाड़ियों में खड़ी हुई गाड़ी के करीब पहुंच गए। वो कोई लैंड क्रूजर थी। रेगिस्तानी इलाकों में आमतौर पर इसी किस्म की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। वो दोनों गाड़ी में झांकने लगे। गाड़ी खाली थी। नौलक्खे ने कहा, मेरा ख्याल है ये उन्हीं लोगों की गाड़ी है जो समीना को अगवा करके ले गए हैं। शायद गाड़ी किसी वजह से खराब हो गई है जिसे वो यहाँ छोड़ गए हैं। सज्जाद ने कहा, ऐसा ही लगता है। नौलक्खा बोला, इस गाड़ी के नंबर से इसके मालिक का पता चलाया जा सकता है और फिर ये मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ये गाड़ी किसके इस्तेमाल में थी। नौलक्खा झुककर गाड़ी का नंबर देखने लगा। उसी लम्हे उसकी छठी हिस्स खतरे का एहसास दिलाने लगी। वो एकदम सीधा हुआ मगर उसे देर हो गई। सज्जाद राइफल को नाल की तरफ से पकड़े उस पर हमलावर हो रहा था। नौलक्खा बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुका मगर वो पूरी तरह अपने आप को बचा नहीं सका था। राइफल का बट उसके कंधे पर लगा। सज्जाद ने निशाना तो उसके सर को बनाया था मगर नौलक्खे के बरवक्त आगाह हो जाने से राइफल का बट सर की बजाय उसके कंधे पर लगा। उसके मुंह से कराह सी निकल गई। वो लड़खड़ा कर गिरा लेकिन उसने संभलने में देर न लगाई। ठीक उसी लम्हे सज्जाद ने उस पर दोबारा हमला किया लेकिन इस मर्तबा नौलक्खे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए राइफल को दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसके साथ ही एक जोरदार झटका दिया। नौलक्खे का ये रद्द-ए-अमल गालिबन सज्जाद के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो उसके ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ झाड़ियों में गिरा। राइफल उसके हाथ से छूट गई थी और नौलक्खे की गिरफ्त भी राइफल पर नहीं रही थी। वो बड़ी फुर्ती से उठकर सज्जाद की तरफ लपका। उसने सज्जाद पर छलांग लगाई थी मगर सज्जाद ने अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। नौलक्खा उसके पैर से टकरा कर जमीन पर गिरा। सज्जाद ने फौरन ही उसे छाप लिया। वो उसके सीने पर सवार होकर उसके गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था मगर नौलक्खा भी उससे कमजोर नहीं था। वो भी इस किस्म की लड़ाइयों का माहिर था। उसने सज्जाद की दोनों कलाइयां गिरफ्त में ले ली और पूरी कुव्वत से झटका दिया। सज्जाद उसके ऊपर से लुढ़क कर बाईं तरफ गिरा। नौलक्खा फौरन ही संभल गया। इस दौरान सज्जाद भी उठकर खड़ा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहे थे और फिर यूं लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। दोनों एक साथ नीचे गिरे थे। वो दोनों देर तक एक दूसरे को झाड़ियों में रगेदते रहे। सज्जाद का हाथ झाड़ियों में पड़ी हुई राइफल पर पड़ गया। नौलक्खे ने भी राइफल पर हाथ डाल दिया। अब उन दोनों में राइफल के लिए कशमकश होने लगी। राइफल का रुख नीचे की तरफ था। कशमकश में ट्रिगर दब गया। फायर की आवाज से वीराना गूंज उठा। गोली नौलक्खे के बिल्कुल करीब झाड़ियों में धंस गई। सज्जाद ने राइफल को एक जोरदार झटका दिया। राइफल उन दोनों के हाथ से निकलकर हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। उसके साथ ही नौलक्खा भी लड़खड़ा कर गिरा था। उसका ख्याल था कि सज्जाद उस पर हमलावर होगा लेकिन दूसरे ही लम्हे सज्जाद ने झाड़ियों में एक तरफ दौड़ लगा दी। नौलक्खा बड़ी फुर्ती से उठकर उसके पीछे दौड़ा। उसके पैर को झाड़ियों में पड़ी हुई राइफल से ठोकर लगी। उसने बड़ी फुर्ती से झुककर राइफल उठा ली और वहीं रुककर सज्जाद की तरफ निशाना बांधने लगा। सज्जाद तकरीबन 50 गज आगे निकल चुका था। नौलक्खे ने राइफल सीधी करके ट्रिगर दबा दिया। राइफल का रुख कदरे नीचे की तरफ था। वीराना एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठा। उसके साथ ही सज्जाद की चीख भी सुनाई दी। नौलक्खे ने सज्जाद को गिरते हुए देख लिया था। नौलक्खा उस तरफ दौड़ा जिस जगह सज्जाद गिरा था। वहां रुककर वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। एक तरफ झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी तो वो उस तरफ लपका। सज्जाद झाड़ियों में रेंगता हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। नौलक्खे के हलक से भेड़िए किसी गुर्राहट निकली। अब 1 इंच भी आगे गए तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। उठ, खड़ा हो जा। सज्जाद कराहा, मैं जख्मी हूं, मेरी टांग में गोली लगी है। नौलक्खा गुर्राया, अगर तुम 1 सेकंड में उठकर खड़े न हुए तो दूसरी गोली तेरी खोपड़ी में लगेगी। उसके साथ ही उसने राइफल की नाल से उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव डाला। सज्जाद कराहा, उठ रहा हूं। गोली उसकी पिंडली में लगी थी जिससे खून बह रहा था और वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हो सका था। नौलक्खे ने उसकी पुश्त पर राइफल की नाल से दबाव डालते हुए कहा, चलो अब साहिल की तरफ चलो। सज्जाद कर रहा, मैं चल नहीं सकता। नौलक्खा गुर्राया, तो मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकता, चलो आगे बढ़ो। सज्जाद लड़खड़ाता हुआ आगे चलने लगा। नौलक्खा उसे बार बार राइफल से टहूके दे रहा था। वो तंग सी ढलान से उतरकर पानी के किनारे पर पहुंच गए। नौलक्खे ने पहले उसे रबर की कश्ती में उतारा और फिर खुद भी कश्ती में आ गया। नौलक्खे ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, चलो चप्पू चलाओ।
वो सज्जाद के सामने बैठा था और सज्जाद को उसने राइफल की जद पर ले रखा था। सज्जाद ने झाड़ी की शाख से बंधी हुई रस्सी खोली और चप्पू संभाल लिए। अब वो लॉन्च की रोशनी की जद में थे। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लॉन्च के करीब पहुंच गई। रहीम बख्श ने रेलिंग पर झुकते हुए पूछा, क्या हुआ? ये फायरिंग कैसी थी? नौलक्खे ने चीख कर कहा, ये गद्दार सज्जाद ऊपर आ रहा है, इसका ख्याल रखना। नौलक्खे ने रबर की कश्ती की रस्से वाली सीढ़ी से बांध दी और फिर खुद ऊपर चढ़ गया। सज्जाद अर्शे पर टांग फैलाए बैठा हुआ था। पिंडली से खून बह रहा था और रहीम बख्श ने उसे राइफल की जद में ले रखा था। नौलक्खे ने ऊपर आकर रस्सों वाली सीढ़ी और रबर की कश्ती ऊपर खींच ली। वो बुरी तरह हाँप रहा था। रहीम बख्श ने पूछा, क्या हुआ? ये जख्मी कैसे हुआ और इसने क्या गद्दारी की है? नौलक्खे ने कहा, ये उन्हीं लोगों का साथी है जो समीना को अगवा करके ले गए हैं। और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। फिर बोला, मैंने जब इससे गाड़ी का नंबर नोट करने वाली बात की तो इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर मेरे काबू आ ही गया। सज्जाद ने कराहते हुए कहा, ये झूठ बोलता है। रहीम बख्श ने कहा, नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये तुम्हें जानता तक नहीं। तुमसे इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जो ये तुम पर झूठा इल्जाम लगाएगा? ये तो मैं डेरे पर जाकर मालूम कर लूंगा कि सच क्या है और झूठ क्या। फिर वो नौलक्खे की तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, नौलक्का भाई, वो उधर एक रस्सी पड़ी हुई है, इसके हाथ पैर बांध दो। डेरे पर जाकर मालूम करते हैं कि वो कौन लोग थे, लड़की को कहाँ ले गए हैं और इसका उनसे क्या ताल्लुक है। नौलक्खा रस्सी उठा कर ले आया और सज्जाद के हाथ पैर बांध कर उसे अर्शे पर डाल दिया। रहीम बख्श कैबिन में गया। उसने लॉन्च की सारी फालतू बत्तियां बुझा दी और लॉन्च को हरकत में ले आया। उन्हें डेरे तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। दीन मोहम्मद खाड़ी के दहाने के करीब खड़ा था। लॉन्च जैसे ही अंदर दाखिल हुई उसने बैरियर गिरा दिया और दौड़ता हुआ जेटी पर आ गया। वो हैरत से सज्जाद की तरफ देखने लगा। बोला, उनका कुछ पता चला? अरे इसको क्यों बांधा है? रहीम बख्श ने कैबिन से निकलते हुए कहा, ये गद्दार है मोहम्मद दीन। शारिक होश में आया है? अब वो कैसा है? दीन मोहम्मद ने कहा, हाँ होश में आ गया है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, मैंने दवाई लगा दी थी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसी दौरान डिकोस्टा और शारिक भी वहां आ गए। शारिक के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मोहम्मद दीन और नौलक्खे ने सज्जाद को नीचे उतारा और उसे डंडा डोली करते हुए कमरे तक ले आए। शारिक ने नौलक्खे की तरफ देखते हुए पूछा, समीना का कुछ पता चला? नौलक्खे ने नफी में सर हिलाया, बोला, अभी नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। ये जो बागड़ बिल्ला है ना, उसने सज्जाद की तरफ इशारा किया, ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो समीना को उठाकर ले गए हैं। इसने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो बच गया और ये खुद मेरे हाथ आ गया। फिर नौलक्खा उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। रहीम बख्श उसके करीब आकर बोला, वाजा सज्जाद, तुमने हम लोगों का नाक कटवा दिया है। बलोच तो मेहमानों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, मगर तुम्हारी इस हरकत से हमारे सर झुक गए हैं। ये लोग क्या समझेंगे कि बलोच ऐसे धोखेबाज और बेईमान होते हैं कि मेहमानों को भी नहीं बख्शते। अब तुम सब कुछ मुझे बता दोगे या मैं टेलीफोन करूं मुल्ला बशीर पंजगोरी को? सज्जाद ने नौलक्खे की तरफ देखते हुए कहा, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। रहीम बख्श बोला, ये परदेसी लोग हैं, जिंदगी में पहली मर्तबा तुमको देखा है, तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगा? क्या दुश्मनी है इसकी तुमसे? लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे मुल्ला बशीर पंजगोरी को इत्तला देनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे आसानी से छोड़ दिया जाए। रहीम बख्श चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उस कमरे से निकलकर बाहर चला गया। नौलक्खे ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ शारिक बाबू? तुम लोग आधी रात को उस तरफ क्या करने गए थे? शारिक ने कहा, बस तुम्हारे सामने ही तो हम कमरे से निकले थे। कमरे में बैठे बैठे समीना का दम घुटने लगा। हम लोग कमरे से निकलकर टहलते हुए जेटी पर चले गए। जेटी पर अंधेरा फैला हुआ था। हम लोग पुरानी लॉन्च के करीब खड़े हो गए। दूर समंदर में एक जहाज की बत्तियां नजर आ रही थीं। हम जेटी पर खड़े थे कि अचानक ही किसी ने तारीकी में हम पर हमला कर दिया। मेरे सर पर किसी ठोस चीज से जर्ब लगी। मैंने समीना की चीख सुनी, उसके बाद मुझे होश न रहा। डिकोस्टा ने कहा, जब तुम लोग उस तरफ गए थे तो जेटी पर अंधेरा था या बत्तियां बाद में बुझी थी? शारिक बोला, बत्तियां पहले ही से बुझी हुई थी। इस पर मुझे हैरत भी हुई थी, हालांकि जेटी पर तो रात भर बत्तियां जलती रहती हैं। बहरहाल मैंने तवज्जो नहीं दी कि बत्तियां क्यों बुझी हुई हैं। डिकोस्टा ने कहा, इसका मतलब है कि ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग से हुआ और इस प्लानिंग में डेरे का कोई आदमी भी शामिल है। नौलक्खे ने सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, यही है, और कौन हो सकता है? क्यों ए बिज्जू, वो कौन थे और उनसे तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? सज्जाद बोला, बकवास कर रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं जानता। नौलक्खे ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, रहीम बख्श को वापस आने दो, तुमसे तो मैं 1 मिनट में उगलवा लूंगा। वैसे एक बात सुन लो, अगर समीना बीबी को जरा सा नुकसान भी पहुंचा तो मैं तेरे जिस्म की इतनी बोटियां करूंगा कि कोई गिन भी नहीं सकेगा। इसी दौरान रहीम बख्श वापस आ गया। उसने सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने फोन पर मुल्ला बशीर पंजगोरी को बता दिया है, वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगा। पंजगोरी वो आदमी है जो अपने वफादारों के लिए तो मौत से भी लड़ जाता है, लेकिन गद्दारों को वो कभी माफ नहीं करता।
सज्जाद जल्दी से बोल उठा, मैंने कुछ नहीं किया। रहीम बख्श ने कहा, तुम्हारा शुरू से अभी तक यही एक जवाब रहा है। अब तो बशीर पंजगोरी तुमसे खुद पूछेगा कि बेकसूर कौन है और कसूर किसका है। सज्जाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो रहीम बख्श, हम पुराने साथी हैं, 1 साल हो गया है हमें एक साथ रहते हुए। तुम जानते हो 1 साल में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं हमेशा मुल्ला पंजगोरी का वफादार रहा हूँ। रहीम बख्श ने कहा, तुम जैसे लोगों का ईमान बदलते देर नहीं लगती। 1 साल पहले तुम बंबई में मस्तान दादा के पास थे ना, उसे छोड़कर तुम मुल्ला पंजगोरी के पास आ गए। मस्तान दादा के पास तुमने कोई लंबा ही हाथ मारा था, क्योंकि वो तकरीबन 4 महीने तक मुल्ला पंजगोरी के पीछे लगा रहा था कि तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाए। मगर मुल्ला पंजगोरी तुम्हें पनाह दे चुका था। उसने किसी कीमत पर भी तुम्हें मस्तान के हवाले नहीं किया, और तुमने इस नेकी का ये सिला दिया कि मेहमानों के सामने उसकी इज्जत खाक में मिला दी। मुल्ला पंजगोरी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, वो खुद ही तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। सज्जाद कर रहा, मैं एक बेकसूर हूँ रहीम बख्श, देखो मेरी टांग जख्मी है, खून बह रहा है। इसका को रहीम बख्श बोला, अगर थोड़ा सा खून बह भी जाएगा तो तुम जैसे गेंडे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, मुल्ला पंजगोरी ही आकर यह फैसला करेगा कि इस जख्म पर मरहम लगाया जाएगा या इस जख्म को और फैलाया जाएगा। मोहम्मद दीन ने सज्जाद की तरफ देखा, बोला, अब भी वक्त है वाजा, सब कुछ बता दो। लड़की को हम बरामद कर लेंगे और मुल्ला पंजगोरी को भी संभाल लेंगे। रहीम बख्श ने कहा, ये कुछ नहीं बताएगा मोहम्मद दीन, तुम गेट पर जाओ, वाजा पंजगोरी आने ही वाला होगा। वो मेरी बात सुनते ही गुस्से में आ गया था और फौरन ही रवाना हो गया था। मोहम्मद दीन ने कहा, जाता हूँ वाजा, और वो अपनी राइफल संभाले गेट से निकल गया। रहीम बख्श ने शौरिक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाओ, अब इसके पास बैठने की जरूरत नहीं है। वो तीनों रहीम बख्श के साथ दूसरे कमरे में आ गए। रहीम बख्श तो उन्हें छोड़कर कहीं और चला गया और वो तीनों सूरत हाल पर इजहार ख्याल करने लगे। शौरिक ने कहा, हम यहाँ बिल्कुल अजनबी हैं, किसी को ये भी मालूम नहीं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, फिर वो कौन लोग हो सकते हैं। नौलक्खे ने सज्जाद की तरफ इशारा किया, बोला, ये सारी साजिश उसी की है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है। डिकोस्टा ने कहा, तुम भी बहुत भोले हो नौलक्खे, बात दुश्मनी की नहीं, लेकिन अगर मामला किसी खूबसूरत लड़की का हो तो वहाँ किसी दुश्मनी का होना जरूरी नहीं होता। समीना जैसी लड़कियां बहुत कम नजर आती हैं, उसी को देखकर इसकी नीयत में फतूर आ गया होगा। थोड़ी देर पहले रहीम बख्श ने बताया था कि ये सज्जाद 1 साल पहले बंबई के मस्तान दादा के पास था, उसके साथ कोई फ्रॉड करके भागा था और मुल्ला बशीर पंजगोरी ने इसे पनाह दी थी। मुझे तो लगता है वो भी एक ड्रामा ही था। इस किस्म के लोग बड़े लंबे मंसूबे बनाया करते हैं। इस मर्तबा शौरिक ने पूछा, मस्तान दादा कौन है? डिकोस्टा ने कहा, बंबई का सोने का बहुत बड़ा स्मगलर। कुछ अर्सा पहले तक तो वो सिर्फ सोने की स्मगलिंग किया करता था, लेकिन फिर सुना था कि हेरोइन का पैसा भी उसके मुंह को लग गया। खलीज की रियासतों से जितना सोना वो स्मगल करता है, उतना इस खित्ते के 7 स्मगलर मिलकर भी नहीं करते होंगे। तुम लोग इस लाइन में नए नए आए हो, आहिस्ता आहिस्ता सबके बारे में जान जाओगे कौन क्या करता है।